मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है बंगाल में बम गोलियों की सियासी लीला किसकी। इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। बंगाल की राजनीति में मुद्दों और शब्दों की बौछार तो एक तरफ है, मगर इन सबके बीच बम धमाकों और खून खराबे वाली सियासी हिंसा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे वो सूबे के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला हो या फिर शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव हो, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बंगाल के दौरे में गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक हिंसा पर खूब गरजे। उन्होंने कहा कि यह हिंसा बंद होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। लोकतंत्र में गणतंत्र को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ममता बनर्जी यह आरोप लगा रही हैं कि गहरी साजिश के तहत उनके मंत्री को निशाना बनाया गया। ये चीख पुकार किसी आतंकी हमले के बाद की नहीं, बल्कि बंगाल की धरती पर सियासी हिंसा का जीता जागता उदाहरण है। जी हां, बंगाल की राजनीति रक्त रंजित होने के साथ साथ उफान पर भी है। इसलिए 5वीं परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने ममता सरकार को चेतावनी दे डाली है। तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। लेकिन ममता दीदी ने भी बंगाल की जनता के सामने हिंसा की साजिश का आरोप विपक्षी पार्टी पर लगाया। আমি এখনই ডিটেইলস ইনভেস্টিগেশনের কথা বলবো না, বলা উচিত নয়। লেট দ্য ইনভেস্টিগেশন ইজ ওভার। কিন্তু প্রাইমারি যে সমস্ত সার্কামস্ট্যান্সেস যা লোকাল ছেলে মেয়েদের কাছে শোনা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে যে এটা প্ল্যানফুলি করা হয়েছে। ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, बढ़ते अपराधों के दर्जनों आरोप लग चुके हैं। जानकारों की नजर में बंगाल की सत्ता में जिसके हाथ में लाठी होती है वही ताकतवर हो जाता है। इसलिए हिंसा की राजनीति यहाँ नई नहीं है। जो है सत्ता जिसके पास होती है वो दूसरे को मारपीट करता है, और दूसरे लोग भी जो विपक्षी हैं वो भी अपने को तैयार रखते हैं। अगर एक जगह मारपीट होगी तो दूसरी जगह जहाँ इनके लोग कमजोर होंगे वहाँ दूसरे लोग मारते हैं। तो वहाँ का एकदम सिलसिला है। चुनाव की चुनौतियों के बीच बंगाल के हिंसा का डरावना चेहरा खुद सत्ता का साथ छोड़ चुके बड़े नेता भी देखकर दुखी होते रहे हैं। और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। इसलिए देश की बहस में आज बंगाल के उस रक्त रंजित राजनीति पर तीखी बहस है, जहां सत्ता की लड़ाई जानलेवा और डरावनी हो चुकी है। आखिर बंगाल में ऐसी बर्बरता क्यों हो रही है? कौन है इसका जिम्मेदार? और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है, क्या बंगाल में बिना हिंसा के चुनाव नहीं हो सकता? हाँ या ना में आप अपना जवाब दे सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर हम 9711000066 पर व्हाट्सएप कर दें। सीधे अपने बड़े पैनल को खोलता हूं। मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ शुभाकर सरकार साहब हैं जो कि कांग्रेस लीडर हैं बंगाल के। मेरे साथ बादल देवनाथ जी हैं जो कि एक टीएमसी के लीडर हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि एक लेफ्ट के नेता हैं। इसके साथ ही साथ मेरे साथ बाबुल देवनाथ जुड़े हुए, सुधाकर सरकार भी है। संगीत रागी का इंतजार हो रहा है, लेकिन बादल देवनाथ जी मैं सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूंगा। कहावत बड़ी पुरानी है, जिसकी लाठी उसी की भैंस।
तो यहाँ पर लाठी भी आपकी है और भैंस भी आप अपनी बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए हिंसा हो रही है। देखिए दीपक जी, अमित शाह जी बंगाल में आया, कपिल मुनि आश्रम में गया, भारत सेवाश्रम में गया, सब ठीक है, लेकिन माँ गंगा को अपमान करके भाषण दे के चलाया। और दीपक जी देखिए, कपिल मुनि आश्रम में जाने के बाद सब जानते हैं हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, लाखों लोग करोड़ों लोग हर साल जाते हैं वहाँ पर। लेकिन इस साल अमित शाह जी गृह मंत्री है, वो गया है वहाँ पर, लेकिन गंगा के ऊपर खड़ा होकर पाँव रखकर घूम के देख के चला या कपिल मुनि आश्रम में पूजन दिया, लेकिन नहाया नहीं, गंगा में एक बार डूब नहीं दिया, तो तीर्थों कैसे हो गया उनका? तो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, पूरे देश के लिए काम करता है, लेकिन आज बंगाल में आके माँ गंगा को अपमान करके और भाषण देके और दिल्ली आ जाएगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, हर दिन हर जगह में, हर सभा में, हर चैनल में मैं कहता हूँ, ये लोग भेदभारी तो आपको खुश होना चाहिए, ऐसे में तो गृह मंत्री पर पाप चढ़ेगा और वो चुनाव हार जाएंगे। आपको तो खुश होना चाहिए ना, आप इसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं? नहीं मिलेगा दीपक जी, 200 तो नहीं मिलेगा, 40 के ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन पाप करके निकाल है। और हर दिन जिस गरीब के घर में खाना खा रहे हैं, होटल खाना कहाँ से आता है दीपक जी? मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, वो 5 स्टार 7 स्टार होटल से खाना वहां पर जाते और उसका चावल आपने भात आपने देखा है कितना सफेद है। गांव में ऐसा नहीं होता है दीपक जी, मैं गांव घूमता हूँ, शहर में घूमता हूँ, मैं जानता हूँ गरीब का घर में खाना कैसा होता है। और वही खाना 5 स्टार होटल का खाना खा के भाषण देके झूठ बोल के दीपक जी कुकिंग भी दिखाया, कैसे बनाते हैं कच्चे बर्तनों में। दीपक जी तीसरा बात है, भूल रहे हैं आप, तीसरा बात आपने है, भी तस्वीरें देखी है कैसे बनता है वो खाना। मेरा बात सुन लीजिए, सोनार बांग्ला बोल रहा है, बताइए ना अमित शाह जी को। मैं न्यूज इन नेशन से मैं पूरे देश को कहना चाहूँ, अमित शाह जी को मैं सवाल कर रहा हूँ, एक राज्य दिखाइए जिस राज्य को आपने सोनार राज्य बनाया। और बंगाल में 2000 रुपया सेंट्रल बजट में 2 परियोजना के ऊपर, रेल प्रकल्प के ऊपर 2000, 1000 के 2000 और एक सड़क के ऊपर 25,000 करोड़, जो सबसे कम है। लेकिन वो सड़क है, 4 लेन का सड़क है, कृष्णनगर से सिलीगुड़ी तक सड़क है, तो कहाँ वहां पर सड़क बनेगा? जमीन कहां से मिलेगा? 25,000 करोड़ कहां पर जाएगा? पूरा झूठ कह रहा है। मैं हर दिन तो कह रहा हूं, हर चैलेंज हर सभा में कह रहा हूं, ना डिजिटल इंडिया हुआ, ना 15 लाख का 15 पैसा दिया हर साल, ना 2 करोड़ का नकदी हुआ, ना हाई स्पीड ट्रेन चलाया, ना स्मार्ट सिटी हुआ, ना स्वच्छ भारत अभियान हुआ, ना बेटी बचा बेटी पढ़ा हुआ, गंगा जमुना सरस्वती 1 हुआ, ना आज क्या हुआ? पेट्रोल डीजल का दाम हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। महंगाई तो होगा, महंगाई तो और बढ़ेगा। और दीपक जी मतलब आप मान रहे हैं कि मेरी लाठी है, बाबुल देवनाथ की लाठी है, पश्चिम बंगाल में उसी की भैंस होगी। वो उजाला गैस का नाम छोड़ दिया। आप मेरी बात मान रहे हैं कि मेरी लाठी है मेरी भैंस होगी वहां पर? आप बाबुल देवनाथ जी मान रहे हैं मेरी लाठी मेरी भैंस है? मेरी लाठी मेरी भैंस नहीं है। और बंगाल के जनता, पूरे विश्व में बंगाली समाज ममता बनर्जी को देख लिया 10 साल में। मैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट हर दिन हर 20 परियोजना के ऊपर 65 परियोजना के ऊपर सर्टिफिकेट दिया, राष्ट्र संघ ने सर्टिफिकेट दिया। ठीक है, मैं सीधे अपराजिता जी के पास जाता हूं। अपराजिता जी, और इस डेवलपमेंट के ऊपर और बंगाल में वोट होगा, लेकिन राम के नाम पर बंगाल में वोट नहीं होगा। और अमित शाह को मैं चैलेंज करता हूं, अमित शाह जी, राम के नाम पर वोट नहीं होगा, राम के नाम पर वोट बीजेपी भी नहीं मांग रही है। अपराजिता सारंगी जी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, पश्चिम बंगाल में। नाम लीजिए, मैं तो सीता माता का नाम लेने को मैं अनुरोध कर रहा हूँ और बुलाऊंगा। अमित शाह जी जब हार जाएगा ना, वही बिट्टी का बंगाल का रसगुल्ला अमित शाह को खिलाऊंगा। और दिल्ली के अलावा कुछ डेवलपमेंट की बात भी कर लिया करो कभी कभार थोड़ी डेवलपमेंट की बात भी कर मुझे बोलने दें, टीएमसी के बंधु या बीजेपी। नहीं डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, आप जानते नहीं है विवेक जी, आप जानते नहीं है। आइए ना बंगाल में घुमाऊंगा, कूच बिहार से सिलीगुड़ी तक, सिलीगुड़ी से कूच बिहार, पुणे से बांकुड़ा, हर गाँव में 23 डिस्ट्रिक्ट में 117 पौरसभा निगम के मैं आपकी पुलिस एट्रॉसिटीज कर रही है लेफ्ट के खिलाफ गाँव में ना कांग्रेस और लेफ्ट की वापसी होगी। दिखाइए ना, आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए। पैसा जो बेटी का शादी के पैसा, ये वो लड़का जो शहीद हो गया, सब कुछ जिसके ऊपर आपकी पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं लड़कों पे। मैंने एक जोक सुनाया था विवेक श्रीवास्तव जी को, विवेक श्रीवास्तव जी जोक फिर से सुनाओ क्या? विवेक श्रीवास्तव जी, कांग्रेस और लेफ्ट की जीत पर मैंने एक जोक सुनाया था, फिर से सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल सुनाइए। मैं सुनाता हूं आपको।
हम ना इंदौर के इलाके से आते हैं, वहां बड़े ट्रक चलते आप हैं। जोक सुनाते रहिए। सुनिए ना, सुनिए हाँ, सुनिए तो निश्चित हम ही वहां वापस बड़े आएंगे। ट्रक चलते रहिए, वहां बड़े ट्रक चलते रहते हैं और सबके पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला और तेरा मेरा साथ, बहुत सारी चीजें लिखी होती है। एक सेइंग वहां पर लिखी होती है, कुत्ते घोड़े गधे सब कुछ पाल, मुगालते मत पाल। तो ये मुगालता मत पालो आप, ओवर कॉन्फिडेंस की कांग्रेस और लेफ्ट जीत रही है, ये सर्वथा गलत होगा। अपराजिता जी से बात शुरू करूंगा। अपराजिता जी जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ दीपक जी। लेफ्ट और कांग्रेस जी नमस्कार। इसको मुगालता बोलते हैं विवेक श्रीवास्तव जी। मैं आता हूं आपके पास, इसको मुगालता बोलते हैं। जी जी, टीएमसी से जो बंधु आए हैं, बोलिए मैडम, मुझे बोलिए। उन्होंने बड़ा प्रभावित किया, इसलिए प्रभावित किया क्योंकि लग रहा है उनकी बातों को सुनकर कि ये टीएमसी के बंधु हमारे भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्रभावित है, हमारे नेताओं से बहुत प्रभावित है। बड़ी अच्छी खबर है और हमारे लिए बड़ा अच्छा लक्षण है। हमारे अमित शाह जी किस तरह का चावल खा रहे हैं, हिंदुत्ववाद कहने से पहले, राम का नाम कहने से पहले मेरे साथ लड़ाई करना पड़ेगा डिबेट में, और वेद के बारे में बोलना पड़ेगा। बाबू जी सुन लीजिए ना, उन्होंने आपकी बात शांतिपूर्वक सुनी, सुन लीजिए प्लीज। मेरे साथ चर्चा करना पड़ेगा, और भेदभारी हिंदुत्ववादी नहीं चलेगा। राम के लेकर भीख मांगते, राम को लेके पैसा मांगते, राम के नाम पर वोट मांगते हैं। प्लीज ना करिए बादल देवनाथ जी, रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने टर्न पर बोलिएगा, पूरा मौका मिलता है आपको मेरे शो में। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बीच में काट देता हूं, दूसरे के वक्त पर नहीं। प्लीज अपराजिता जी। जी मैं वही कह रही हूँ। देखिए ऐसा है कि टीएमसी शुभेंदु अधिकारी के समय से करीबन 74 लोग आ चुके हैं और 41 विधायक इनके हैं जो हमारे साथ टच में हैं। मैं कह दूं, मैं पुनरावृत्ति कर दूं, 41 विधायक टच में हैं। अभी हम उनके एंटीसीडेंट्स का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कैसे व्यक्ति हैं, और हमारी पार्टी में आने की उन्होंने सबने इच्छा जाहिर की है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अप्रैल मई तक आदरणीय ममता बनर्जी जी और उनके भतीजे ही रह जाएंगे टीएमसी में, और सारे लोग चले आएंगे। आपकी पार्टी के अंदर मारपिटाई होगी। जिस तरह अभी तो सबको मुख्यमंत्री पद का लालच देकर के बुला लिया आपने। वेस्ट बंगाल में है, मुझे लगता है ये सब मारपिटाई करेंगे, चाहे शुभेंदु जी हो या मुकुल रॉय। ममता जी के आप समझिए आगे होने क्या जा रहा है आपकी पार्टी में। स्थिति बहुत खराब अभी है। आप मुख्यमंत्री पद का गाजर दिखा के, अरे विवेक श्रीवास्तव जी, इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री पद का गाजर देख के लोग आ भी रहे हैं। आपके पास दिखाने को कौन सा गन्ना है ये बताइए। इनके पास तो गाजर है, आपके पास दिखाने को कौन सा गन्ना है ये बताइए ना। मुख्यमंत्री बता देंगे, इनके पास कुछ नहीं है। आपके पास क्या है? हमारे पास सेक्युलरिज्म का गन्ना है। अच्छा, सेक्युलरिज्म का गन्ना की तलवार है, हमारे पास सेक्युलरिज्म का गन्ना है। सेक्युलरिज्म का गन्ना है, ठीक है ठीक है। तलवार को तोड़ देगा। संगीत रागी जी, सेक्युलरिज्म का गन्ना चलता है कि चलना बंद हो गया, मार्केट से आउट हो गया, बताइए इनको। संगीत रागी जी, सेक्युलरिज्म का गन्ना है इनके पास। बीजेपी के पास गाजर है मुख्यमंत्री पद की, इनके पास सेक्युलरिज्म का गन्ना है। देखिए, सेकुलरिज्म का इनके पास और कुछ नहीं, सेकुलरिज्म का इनके पास धंधा है, और इस देश में सेकुलरिज्म को धंधे के तौर पर ही कांग्रेस और वामपंथ ने प्रयोग किया है। इनका सेकुलरिज्म हिंदू समाज का विरोध, हिंदू सभ्यता का विरोध, हिंदू संस्कृति और देवी देवताओं का अपमान करता है। ये एक लफ्ज भी इस्लाम के या सर मैं आपको जो देना हो, अरे विवेक जी, आप राम के नाम को रोड बेचते हैं, कभी वोट के लिए, आपको जो बोलना होगा बोलिएगा, मुझे बोल दो। अच्छा, आप ही बोल लीजिए पहले, मैं बोलूं अब विवेक जी? धन्यवाद। बोलिए। देखिए, कभी भी आपने वामपंथ को और वामपंथियों को इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक कट्टरता के बारे में मैंने कभी नहीं बोलते हुए सुना है। जोसेफ का यदि हाथ काट लिया जाता है प्रोफेसर का केरला में, तब भी इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनके जुबान बंद रहते हैं। तो सेकुलरिज्म का ये बात नहीं करें तो ये बेहतर होगा। तस्लीमा नसरीन को किस प्रकार से बंगाल में खदेड़ा गया था जब वहां पर वामपंथ का शासन था, तो बेहतर है कि ये नहीं बात करें। यदि बांग्लादेशी मुसलमान आकर के वहां पर बस गए, उनको वोटों के रूप में इनको प्रयोग करने के लिए वहां वो इन्होंने बिठा दिया,
तो ये देश के कम्युनिस्ट साथ रशिया ने विश्वासघात था, तालिबान से लेकिन इसे टक्कर इन्होंने ली, सेकुलरिज्म का जामा जिसको दिया। अमेरिका जो कि रही पूंजीवादी ताकत था, उसने खड़ा बंगाल किया। में, रही बात आप पढ़िए 10 थोड़ा सेकंड, इतिहास। 10 सेकंड। अरे भाई तालिबान हम से कौन इतिहास, लड़ा? कम्युनिस्ट लड़े। अरे भाई, हिटलर अरे से कौन भाई, लड़ा सर? कम्युनिस्ट लड़े। तो इस्लामिक अरे भाई, आतंकवाद का कम्युनिस्टों से क्या लेना विवेक देना? जी, खालिस्तान की विवेक जी, मूवमेंट आई, थोड़ा पहले सा कम्युनिस्ट अपने टर्न पर बोलिए विवेक जी, अपने टर्न पे बोलिए विवेक विवेक जी सुन लीजिए ना, कंक्लूड करने दीजिए उसको। आप हर बार विषय को भटका देते हैं। अच्छा नहीं लगता विवेक जी, आपको इतना समय दिया गया था, आप भी हमारे खिलाफ बोल लीजिएगा। नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है, बोलिए सर, बोलिए सर। पेन बारी को जिसे याद होगा कि पश्चिम बंगाल में वामपंथियों ने कांग्रेस के एक समर्थक के हो, उसके तो उसके जिंदा मां को पिलाया था। आज वही कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट दोनों एक साथ खड़े। ऐसा कौन सा आइडियोलॉजी है भाई जो दोनों को लाता है, जो दोनों को चिपका देता है एक साथ? लेकिन उनको लगता है कि हम कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक जमीन हम जीरो पर सिमट न जाएं, इसलिए वो दोनों साथ है। बस प्लीज, वो आइडियोलॉजी हमको अम्बेडकर साहब ने दी है, 10 सेकंड और उस से ज्यादा नहीं आइडियोलॉजी का लूंगा, नाम प्लीज है रुकिए। भारत का संविधान। ठीक है, भारत के संविधान पर बात आ गई, लेकिन और लॉजिकल सवाल मैं ले जाना चाहता हूँ। सुभाकर सरकार के पास, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुभाकर सरकार, अगर सेकुलरिज्म का झंडा लेकर निकलेंगे तो आपको लगता है उठाने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में? और कांग्रेस को एक कर रही है, लेके निकलते हैं तो या सेकुलरिज्म शब्द 2019 के चुनाव के बाद खत्म हो चुका है? सेकुलरिज्म की वजह से आज कांग्रेस और लेफ्ट साथ खड़े हैं। विवेक जी तो मैं, अरे भैया, आपके कहने से अस्तित्व नहीं खत्म हुआ। एक फार्मर एजुटेशन में तो रोज आप मुझे लाल झंडे का एक्यूजेशन देते हैं, फिर आप कहते हैं साहब कि लाल झंडा खत्म हो गया। लाल झंडा कहीं नहीं खत्म हुआ है, और वामपंथी लाल झंडा है कहां भाई? मिलकर के देश के संविधान की रक्षा बंगाल में करेंगे। अरे आज तो आपको भी पीला टी शर्ट पहन के आना पड़ा भाई। लाल झंडा कैसे खत्म हो रहा है, इसका एग्जांपल ये है कि आपको भी पीला टी शर्ट पहन के आना पड़ा। सुबी जी, सरकार जी जवाब दीजिए मेरी बात का। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। हेलो, पीले से फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, इनका सफर नहीं आने देंगे भगवा। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, बंगाल में उसको कैसे आप रोक दोगे? बंगाल में चुनाव है, ये चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगा। भगवा को गणतंत्र में बना दिया है। ए भाई चुप करो, मैं नहीं करूंगा, आप लोग बोलते रहो। नाराज ना हो, ये सरकार साहब को फिर से जोड़िए। तब तक मैं मनमोहन तिवारी कोलकाता के पास चलता हूँ। मेरे सभी वरिष्ठ पैनल वाले हैं, थोड़ा संयम रखिए, एक दूसरे पर एक ना बोले, बेहतर होगा। आप सब लोग रनिंग कमेंट्री करते रहते हैं, अपने दूसरे साथी के बारे में भी तो सोचिए। सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है। मनमोहन तिवारी जी कोलकाता से, मनमोहन जी क्या कहेंगे बंगाल की इस खूनी राजनीति पर आप? सर दीपक जी, देखिए मैं पिछले 11 साल से यहाँ हूँ, तो मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगा मैं वही कहूंगा, और शायर होने के नाते एक शेर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3-4 साल से मैंने देखा जो यहाँ, वो ये है कि परिंदा कोई डर से साख पर जब घर बदलता है, हमारे शहर का मौसम तभी अक्सर बदलता है। मतलब यहाँ पे हिंसा करने के लिए लोग हैं, इसलिए हो रहा है। अगर जब भी हम बांग्लादेश या कहीं से आए हुए लोगों को वोट के रूप में जब तक देखते रहेंगे सर, यहाँ हिंसा नहीं बंद होने वाली है। और हम ये कहें कि हिंसा वो लोग कर रहे हैं, वो भी नहीं है। मुझे लगता है राजनीतिक पार्टी पूरी तरह जिम्मेदार है। वो इसलिए क्योंकि इसी में एक शेर और था कि ये तो कठपुतलियां हैं जिनकी हरकत पर फिदा हो तुम, कोई अंदाज इनका पर्दे के अंदर बदलता है। बहुत खूब साहब, बहुत खूब साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और आरोप सीधा राजनीतिक दलों पर है। सीधे चलता हूं मैं सुभाजीत सर, शुभंकर सरकार के पास। शुभंकर सरकार जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या राजनीतिक पार्टी ही अपनी वक्त बचाने के लिए दंगा करवा रही है? यानी बीजेपी भी जिम्मेदार है, टीएमसी भी जिम्मेदार है। जब आप सत्ता में थे आप जिम्मेदार थे, जब लेफ्ट सत्ता में थी तब लेफ्ट जिम्मेदार थी। बताइए। मैं एक चीज दीपक जी बताना चाहता हूं, जे हमारा बंगाल का चुनाव है, एक डेमोक्रेसी का अंदर में चुनाव एक बड़ा जनता का चुनने का, एक नया सरकार बनाने का एक उसका पास ऑप्शन होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसको देखने का है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। और जो है केंद्रीय सरकार, आज अमित शाह जी गृह मंत्री है। बंगाल में कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना डिटोरिएट कर रहा है
हम बोल रहे हैं, दूसरी बोल रहे हैं, सब कुछ मैं मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, तो टीएमसी का अंदर में बड़ा बड़ा नेता था, इन्होंने ऐसा कोई गुंडागर्दी में उनका नाम जुड़ा हुआ था, आज वो बीजेपी में आ गया है, उनको शेल्टर देने के लिए सेंट्रल फोर्स का सिक्योरिटी उसका पीछे लगा दिया। तो बंगाल का स्थिति हो गया, जो टीएमसी है उनका छोटा नेता से बड़ा नेता का पास 10 करके जो स्टेट पुलिस उसका सिक्योरिटी बन गया, और सेंट्रल फोर्सेस जो टीएमसी का नेता आज भाजपा में आया, भाजपा में छोटा नेता से बड़ा नेता का 10 सिक्योरिटी घूमता है, जिसका विरोध में 50-60 केस है। मैं यह पूछना चाहता हूँ, बंगाल का जनता क्या चाहता है? वो चाहता है चुनाव में जो डेवलपमेंट हो, जो आज एलपीजी सिलेंडर का भाव बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है, बेरोजगारी है, आज कोई इंडस्ट्री बंगाल में नहीं है, सारा हिंदुस्तान में नहीं है। इसका बारे में नैरेटिव ऐसा करीब लेके जा रहा है। ये दोनों पार्टी भाजपा एंड टीएमसी, ये दोनों पार्टी का सामने दूसरी मकसद नहीं है। अरे आप लोग इतना काम किया है, तो आज होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बंगाल में हर जगह से घूमना क्या जरूरी है? आपका जो डेवलपमेंट वर्क है उसको देख के जनता वोट दे देगा, गुजरात देखेगा, यूपी देखेगा, मध्य प्रदेश देखेगा। बट आप जब देख रहे हैं कि गरीब को ढकने के लिए आपको वॉल बनाना पड़ रहा है, आपको उधर गरीब को घेर देना पड़ता है। आज बंगाल का अंदर में जनता चाहता है ममता को हटाने के लिए, टीएमसी को हटाने के लिए, सत्ता में बंगाल का जनता चाहता है बीजेपी का रूपने के लिए। क्यों सारा हिंदुस्तान को बीजेपी पेश दिया है, तोड़ दिया है, और ममता जी ने भी बंगाल को पेश किया है। एक अल्टरनेटिव जो लेफ्ट एंड कांग्रेस का अल्टरनेटिव आने वाला दिन में बंगाल का जनता वो देखना चाहता है, जो देश को बचाया था, देश को इंडस्ट्री को बनाया था। आज सेक्युलरिज्म का बात है, मैं सोचता हूँ सेक्युलरिज्म अपने अंदर का बात होता है। सेक्युलरिज्म ये शब्द क्या अभी भी बचा हुआ है, बहस को मैं आगे ले जाऊंगा। लेकिन बादल देवनाथ जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल, आपकी तो बहुत मजबूत सरकार है, सब इंडिकेटर में आप नंबर 1 में, एनसीआरबी में आप बहुत पिछड़े हुए हैं क्योंकि आपके यहाँ क्राइम होता नहीं, फिर ऐसी कैसी मजबूत सरकार जो अपने मंत्री पर बम पड़ने से नहीं बचा? भाई बताइए, देखिए ऐसी कैसी मजबूत सरकार जो अपने मंत्री पर बम पड़ने पर नहीं बचा पाई? मंत्री को बम मार गया दिन दहाड़े। मैं इसलिए तो हाथ उठाया, शुभंकर दा बैठे हुए हैं, वो मेरे से सीनियर है, मैं जानता हूँ शुभंकर दा को। शुभंकर दा एक बार बता दीजिए, निमता में जाकिर हुसैन के ऊपर बम फेंका गया और कौन फेंका है? और जो लोकसभा का जो नेता है, वो कांग्रेस का जो लीडर है अधीर चौधरी है, उनके खिलाफ कितना केस है वो भी एक बार दीपक जी को सुना दीजिए, कितना केस है और कौन सा केस अधीर चौधरी के ऊपर है और क्या क्या है। तीसरा बात, कांग्रेस तो साइन बोर्ड हो गया, सीपीएम साइन बोर्ड हो गया। शुभंकर दा एक बात और बता दीजिए, जब 30 साल लेफ्ट फ्रंट था उसके पहले भी जब कांग्रेस और सीपीएम एक साथ लड़ते थे, कितना हजारों लोगों का लाश बंगाल में, कितने लोगों को गुम हो गया, और वही लोग को लेकर जो सीपीएम मारा, कांग्रेस सीपीएम को मार दिया, और आप सीपीएम कांग्रेस एक साथ होके बंगाल के पास जनता, इसलिए तो आप लोगों को, आप दोनों को साइन बोर्ड बना दिया, और आप यहाँ पर नेशनल चैनल पर दीपक जी का प्रोग्राम में बड़ा बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहा दीपक जी ममता बनर्जी बंगाल में कितना काम है, कितना काम किया, और शुभंकर दा को सब कुछ मालूम है। शुभंकर दा जानते जहाँ पर रहते वहाँ पर भी सड़क के, बिजली में, हर जगह में, पानी में, शिक्षा के बारे में, खाना पीना, राशनिंग, हर विषय में ममता बनर्जी पूरा फ्री दे रहा है, और शुभंकर दा यहाँ पर बैठे झूठ बोल रहा है। शुभंकर दा मैं जानता हूँ, लेकिन शुभंकर दा एक बार बता दीजिए, जाकिर हुसैन के ऊपर बम फेंका गया, मेरे पास, मैं दिल्ली में हूँ, मेरे पास आधा घंटे के बाद रिपोर्ट आ रहा है, लेकिन राज्यपाल ट्वीट कर दिया, भैया बम को छोड़ो, राज्यपाल ट्वीट कर दिया, भाजपा के कितना लेट आ रहा है, मैं सीधे चलता हूं, मैं सरकार का भी रिक्वेस्ट लूंगा, और उसके बाद अपराजिता सारंगी जी के पास भी जाऊंगा जिन्होंने हाथ उठा रखा है। लेकिन वीनू उपाध्याय, मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, वीनू क्या कहेंगे बंगाल में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके बारे में? वीनू जी बताइए, क्या कहेंगे जो वहां पर हिंसा हो रही है उसके बारे में?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो। लगता है वीणु जी से संपर्क हमारा ठीक से हो नहीं पा रहा है। सीधे मैं चलता हूं यहां से अपराजिता सरकार साहब के पास। सरकार साहब, मुझे आप ये बताइए, आरोप तो आप पर भी लगे, अधीर रंजन पर कितने केस है? मेरे ख्याल से अधीर रंजन चौधरी को भी याद नहीं होंगे। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो एक तरफा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ वाली है? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। ममता बनर्जी जी चीफ मिनिस्टर है एंड होम मिनिस्टर है। अधीर चौधरी जी कोई ऐसा गलती किया, उनको जेल में भरना चाहिए। मैं बताता हूं, जेल में उनको भरिए। और जो मंत्री जी का ऊपर बॉम्बिंग हुआ, तो अभी 24 आवर्स हो गया, क्यों स्टेट गवर्नमेंट उसको फाइंड आउट नहीं कर सकता है? और साथ साथ में मैं बताना चाहता हूं, राज्यपाल का भाषण सुनता हूं, अमित शाह जी का भाषण सुनता हूं, मैं तो जानना चाहता हूं देश कौन चला रहा है? देश तो भाजपा ने चला रहा है, रात को ममता जी स्टेट चला रहा है, बम फेंका गया। शुभंकर जी, उसका आंसर पहले दीजिए। मैं बता रहा हूं, तो उनको आज फाइंड आउट करना चाहिए। मैं किसको पूछूंगा? देश का गृह मंत्री को पूछूंगा, स्टेट का गृह मंत्री को पूछूंगा, मैं किसको पूछूंगा? मैं गवर्नर को पूछूंगा, मैं प्रधानमंत्री को पूछूंगा, मैं तो दूसरे आदमी को पूछूंगा नहीं। वी आर द ऑपोजिशन पार्टी, वी वांट टू पीस। कांग्रेस जिसको लीडर बनाया, लोकसभा का लीडर बनाया, वो क्या है आप बता दीजिए ना। कांग्रेस जिसको लीडर जो लोकसभा का लीडर बनाया, उसके खिलाफ 100 के ऊपर केस है। और कौन सा केस है बता दीजिए शुभंकर दा, आप तो लॉयर है ना। मैं तो लॉ भी मैं तो पास किया ना, तो बता दीजिए कितना केस है अधीर चौधरी के ऊपर। ठीक है, मैं सीधे अपराजिता सारंगी जी के पास चलूंगा। अपराजिता सारंगी जी, क्या आपको नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए सब जिम्मेदार है, इंक्लूडिंग आप लोग भी उन्हीं लोगों को छाट के रख रहे हैं टीएमसी से बीजेपी में, जिनके पास मसल पावर है? बिल्कुल नहीं, यह सोच बिल्कुल गलत है। मैं आप सबको बता दूं कि कानून व्यवस्था वहां विफल है, इस बात से हम सब वाकिफ हैं। करीबन 131 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, हम सब जानते हैं। हर दिन हिंसा के वारदात हो रहे हैं, इससे भी हम वाकिफ हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहना चाहूंगी, वहां नौकरशाही का राजनीतिकरण हो गया है। ये बड़ी अजीब बात है। ब्यूरोक्रेसी हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड। ये सबसे खतरनाक बात हुई है वेस्ट बंगाल में। मैं आपको तो सिर्फ ये कह दूं कि सिर्फ कानून व्यवस्था विफल नहीं हुई है, एक अजीब सी बात हुई है। आपने सबने देखा होगा, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे निकला, मैडम खुद गृह मंत्री होम मिनिस्टर वो भी कह नहीं सकते 130 आप नाम ले रहे हैं, वो 2-4 नाम सभा में लेता है, लेकिन 130 का नाम खुद होम मिनिस्टर नहीं लेता है। आप झूठ मत। बादल देवनाथ जी बीच में नहीं प्लीज, बादल देवनाथ जी। मैडम फंस जाएगा, मैडम खुद फंस जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जी खुद एक से 4-5 नाम लेता है, लेकिन आप 130 का नाम ले रहे हैं। आपके खिलाफ मामला हो सकता है, आपके खिलाफ भी मामला हो सकता है। 130 बोल रहे हैं, 130 लोगों का नाम एक बार बता दीजिए। और मैं आपको बता दूं, कितना लोगों को भाजपा ने मार दिया बंगाल में, कितना लोगों को बंगाल में मार दिया भाजपा लोगों ने। मैं आपको नाम बताना चाहते हैं परिवर्तन हो। और मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब हम परिवर्तन यात्रा निकालते हैं तो परिवर्तन लाने की बात हम कभी भी, हमारी मंशा ये नहीं है कि ममता दीदी चली जाए। हमारी मंशा है कि हम सोनार बंगला तैयारी करें। हम बंगाल को सुधारना चाहते हैं, हम बंगाल में गवर्नेंस मॉडल लाना चाहते हैं। एक राज्य और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वरिष्ठ नेतृत्व से आकर्षित होकर बता दीजिए, बहुत संख्या में टीएमसी के कर्मी हमारी तरफ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से, तो मुझे लगता है कि दक्षिण भारत में कहा, कौन से दिल्ली में कौन सा राज्य को सोना राज्य बनाया मोदी जी? एक बार बता दीजिए ना, मैं भी सुनना चाहता हूँ, पूरा देश सुन रहा है। कौन सा राज्य सोना राज्य बनाया है? बंगाल में 2000 रुपया देके सोना राज्य बनाएंगे। सेंट्रल बजट में 2000 रुपया, 1000 का 2000 रुपया देश सोनार बंगला बनाएंगे आप लोग। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक बहुत ही सकारात्मक मनोवृत्ति लेकर पश्चिम बंगाल के लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कानून व्यवस्था के साथ साथ जो इनका शासन का मॉडल है वो भी पूरा फेल कर चुका है। कानून व्यवस्था और शासन का मॉडल दोनों फेल कर चुका है जी। बादल देवनाथ जी सुन रहे हैं, बड़े गंभीर आरोप है आप पर। कोई गंभीर आरोप नहीं है। मैं इनको मैडम को कहना चाहता हूँ, दीपक जी 130 लोग उनका बोल रहा है कार्यकर्ता हत्या हुआ,
लेकिन खुद अमित शाह आज गंगा सागर में जो सभा किया उसमें 1 से 5 नाम लिया, 130 का नाम खुद गृह मंत्री नहीं लेते हैं। मैं हर चैनल हर जगह में हर समय बोलता हूं 130 का नाम दे दीजिए, लेकिन मैं कह सकता हूं मैं 1 मिनट के लिए सबको रोकूंगा। थोड़ी ही देर के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और सांसद मनोज तिवारी जी जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। मनोज जी, मेरा सवाल ये है मनोज जी कि आप देश और दुनिया सब जगह जाते हैं, दुनिया में भाषण देने, कैंपेन करने, गाना गाने, आप राजनीतिक प्रचार पूरे देश में करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जब बंगाल गए आप प्रचार करने तो क्या क्या सुनाई पड़ता है वहां लोगों से? क्या सुनाई पड़ता है? कुछ एहतियात बरतने को कहा जाता है, ऐसा मत बोलिएगा, ऐसा मत करिएगा, खतरनाक जगह, क्या कहा जाता है बंगाल के बारे में पॉलिटिकल कैंपेन के मामले में? दीपक भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मेरा बंगाल से बहुत पुराना रिश्ता है। আমি একটু বাংলা भी জানি, আমার বাড়ি আছে ওখানে, और আমি ওখানে চাকরি করছিলাম, मैं वहाँ नौकरी करता था, और पिछले 6 वर्षों से मैं लगातार पश्चिम बंगाल में प्रचार करने जाता हूँ स्टार प्रचारक होने के नाते। कल का पश्चिम बंगाल का हर जगह से आवाज़ उठता था कि भाई हमको वोट नहीं डालने दिया जाता, वोट डालने में गुंडागर्दी होती है। अगर हमने कह दिया कि हम कमल को वोट देने जा रहे हैं तो फिर हमारे बाद में घर तोड़ दिए जाएंगे, चाकू मार दिए जाएंगे। इसलिए हम लोग डर के मारे भी जो जाते हैं तो हम लोग जो यहाँ पे जो हवा होती है उन्हीं को वोट देते हैं, और उसी के नाते कभी सीपीएम कभी टीएमसी हुआ। आज जब हम जा रहे हैं दीपक भाई, तो हर आदमी हमें पकड़ पकड़ के कहता है बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, और ममता दीदी के तुष्टीकरण से मुक्ति दिलाओ। और हर तरफ जहाँ जाइए ना लोग मुस्कुरा के कहते हैं जय श्री राम। अभी तो एक नया नारा सुन लिया कि हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे, और बीजेपी घोरे घोरे। अब मैं जितना मैं पश्चिम बंगाल को जानता हूँ उस नाते ये इशारे हमारे लिए बहुत हैं। और यहाँ तक कि जो अभिनय की दुनिया के लोग हैं, जो लोग कल तक बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं सोचते थे, वो भी सोचने लगे नहीं আবার বিজেপি আসবে, আবার বিজেপি আসবে, অমিত শাহকে বলে দেবেন আবার बीजेपी আসবে, जेपी नड्डा जी के बोले देवें, मोदी जी के बोले देवें। मैं समझता हूं ये परिवर्तन अपने आप में इतना बड़ा है जो लोग मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, मैं भी अभी अपनी कमेटी के मार्फत वेस्ट बंगाल घूम के आया, तो कल और आज में जो मैं सुन रहा हूं उस आधार पे हम निश्चित रूप से बताते हैं पश्चिम बंगाल टीएमसी के ये आतंक के राज से, तुष्टीकरण से, करप्शन से, बिल्कुल धार्मिक भेदभाव से परेशान हो के आजिज हो चुका है, और उसको आशा है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से आशा है। आप ममता दीदी की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं, खास तौर पर जब वो जय श्री राम का विरोध करती हैं? सवाल उठता है क्यों करती हैं? और अब उन्होंने नया नारा, जैसे आपने कहा हरे कृष्णा हरे राम, उन्होंने एक और नया नारा दिया जय श्री राम। तो क्या काउंटर पॉलिटिक्स करना चाहती हो भारतीय जनता पार्टी के इन सबसे माध्यम से? दीपक भाई, मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताता हूं कि इस समय ममता दीदी वो अपने खुद के औरा में ऐसी डूबी हुई हैं, उनको पता ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल उनके हाथ से निकल चुका है। उनके कारण मां परेशान है, माटी परेशान है, मानुष परेशान है, और दर्द में बिलबिला रहा है भैया। और ये भाव एक एक व्यक्ति के अंदर चला गया है। तानाशाही ममता दीदी का जो एक समय था जब उनको कहा जाता था कि ये आम लोगों की नेता है, आज लोग कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाह है। मैं एक टैक्सी में एक दिन घूम रहा था, मैं ममता दीदी के घर के बगल से गुजरा, ड्राइवर मुझे बोलता है कि एखाने सोबे बाड़ी ओखान भतीजा किने लिए छेन, माने इधर के सारे घर जो है वो उनके भतीजे ने खरीद लिया है। वो चप्पल पहनती है लेकिन चप्पल पहनने वालों का दर्द उसमें नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस में लगी है।
अब ये मैं एक ऐसे ड्राइवर का जो कल तक टीएमसी का सपोर्टर था, तो ऐसे में मैं बताऊं कि ममता दीदी, अब अभी मैं बोलूंगा ममता दीदी बोलूंगा, लेकिन ममता दीदी जिस माँ माटी मानुस की बात करती थी, वो तीनों रो रहे हैं, कराह रहे हैं, रोना तो छोड़िए कराह रहे हैं। और ममता दीदी की जो पॉलिटिक्स है, उनको एक ऐसे कुछ लोग मिल करके ऐसी कोठरी में डाल दिए हैं जहां वो कुछ भी नहीं देख रही हैं। पश्चिम बंगाल उनको हटाने का निर्णय ले चुका है। ये मैं आपको पश्चिम बंगाल के लोगों से मिलने, वहां जाने, वहां के बातचीत से निष्कर्ष निकाल के दे रहा हूं दीपक भाई। लेकिन ममता बनर्जी तो कहती है कि लोकसभा चुनाव की बात अलग है, विधानसभा चुनाव तो विधानसभा के हैं, मैं नेता हूं, मुझे वोट पड़ेगा। और पिछली बार भी गलती से बीजेपी इसलिए जीत गई क्योंकि सीपीएम ने अपने पूरे वोट बीजेपी को ट्रांसफर करा दिए। इसको हकीकत के तौर पर देखते हैं, इसीलिए 18 सीटें आई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की। यह दावा था एक बड़े मंच पर ममता बनर्जी का। जो लोग पश्चिम बंगाल के इतिहास से वाकिफ हैं, उनको जानना चाहिए कि चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, पश्चिम बंगाल की जनता जिधर जाती है पूरे तौर पे जाती है। आप पहले का देख लीजिए, सीपीएम का समय होगा, कांग्रेस का समय होगा, अब टीएमसी का समय था, लेकिन सब कुछ था। आज आप सोचिए ना, इस देश के कोई किसान नेता या कोई भी नेता ये नहीं कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में किसानों को 6,000 रुपया क्यों नहीं मिल रहा है। आज कोई भी क्यों नहीं कह रहा है कि अम्फान का 3600-3500 करोड़ रुपया कहां गया। वास्तविकता यह है कि पश्चिम बंगाल विचार में आता है तो पूरी तरह आता है। वो जब से उसको नरेंद्र मोदी पे विश्वास हुआ है, अब उसको पूर्णतया विश्वास हो गया है। गरीबों को विश्वास हुआ है, सभी धर्मों के लोगों को विश्वास हुआ है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये पश्चिम बंगाल में सर चढ़ के बोल रहा है दीपक भाई। मैंने बहुत सारे कम्युनिटी के साथ बात की है। अब लोगों को तानाशाही नहीं चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट में करप्शन का कहीं नहीं, कटमनी का कहीं नाम नहीं होना चाहिए। और मेरे पास तो वो शब्द नहीं है, मैं तो बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखने के लिए जाना जाता हूं। जिस प्रकार से इन लोगों ने पुलिस का दुरुपयोग किया है, पुलिस के लोग भी रो रो के डंडे चलाए हैं, रो रो के उन्होंने आंखें बंद की हैं बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोके जाने पर। हम बहुत सारे ऐसे लोगों से भी संपर्क में हैं जो इंतजार कर रहे हैं, बस इस बार वोटिंग आए और इस बड़ी जो पश्चिम बंगाल की दुर्दशा की सबसे कारण है टीएमसी, उसको हटा दिया जाए। ये मैं अपने अनुभवों से आपको बता रहा हूं, जो लगातार संपर्क में हूं पश्चिम बंगाल से। लेकिन लगातार राजनीतिक हिंसा हो रही है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डरेंगे, और डरने के बाद विचारों में परिवर्तन हो जाता है, वोट डालने के पैटर्न में परिवर्तन हो जाता है। क्या आपको लगता है ये चुनाव फ्री एंड फेयर हो पाएंगे अगर ममता बनर्जी का शासन रहा तो, या वहां राष्ट्रपति शासन क्यों न लगा दिया जाए? देखिए, आपके इस बात में थोड़ा सा हम दम देख रहे हैं दीपक भाई कि लोगों में भय का वातावरण तो है, लेकिन जब से नड्डा जी ऐसे ऐसे इलाकों से गुजर के और गुंडों का जवाब देते हुए निकले हैं, जब से अमित शाह जी लगातार सड़कों पे चल रहे हैं, गरीब के घर में खाना खा रहे हैं, और जिस प्रकार से लोगों में ये वो विश्वास वापस आया है कि अब कोई डरा नहीं सकता। अब पश्चिम बंगाल में लोग गुंडों को जवाब देने लगे हैं। अब गुंडों का राज नहीं चलने देंगे, और उनके साथ केंद्र की सरकार कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए हर तरह से खड़ी है। यह विश्वास हुआ है। यह विश्वास तब भी हुआ था जब सीबीआई के अधिकारियों को वहां की पुलिस ने रोका था, और उनको जो सजा मिली उस पूरा देश देखा, आपने भी सबको दिखाया। अब तानाशाही नहीं चलेगी, कानून का राज है। और जिस प्रकार से मैं अमित शाह जी, गृह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं उनको कि उन्होंने बंगाल के लोगों का डर निकाला है, और अब इस आने वाले समय में वो तो 200 का टारगेट दे रहे हैं, मुझे लगता है इससे 10-15 सीट ज्यादा होगी दीपक भाई।
अब पश्चिम बंगाल के लोग डर के साए से निकलने लगे हैं और चुनाव आते आते चुनाव के दिन तक पूरी तरह से ये डर समाप्त होगा। आज गृह मंत्री जब शहर के अंदर थे, पश्चिम बंगाल के अंदर थे, तो ममता बनर्जी ने उनको एक चैलेंज किया है और उनका चैलेंज ये है, आप मुझसे छोड़िए, अभी अभिषेक बनर्जी से ही निपट लीजिए। उनके कमेंट को कैसे देखते हैं आप? चुनौती में वो आगे अभिषेक बनर्जी को खड़ा कर रही हैं। देखिए, ममता दीदी, ममता बनर्जी जी वो जान चुकी हैं कि अब खेल समाप्त है। वो तब भी आप देख सकते हैं जब वो कई इंटरव्यू में बैठ रही हैं, जिस दिन उनके मुंह से जय सियाराम निकला, मुझे मालदा के उस बेटी की वो रेप और उसकी हत्या की घटनाएं याद आ रही थी। जिस दिन उनके मुंह से जय सियाराम निकला, उनके चेहरे के भाव को मैं देख रहा था। दीपक भाई साहब, दीपक जी, आपने तो बहुत लंबी एक समय श्रृंखला देखी है मीडिया में काम करते हुए। इस समय जो चिड़चिड़ापन है, जो ममता दीदी का बौखलापन है, एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है, वो जो अपने भतीजे का नाम थोड़ा सा मुझे अभी, अभिषेक, वो जो भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है, उसको आगे करने का मतलब ही है कि ममता दीदी ये मान चुकी है कि अब मेरा समय समाप्त हो गया है और पश्चिम बंगाल की जनता अब मां माटी मानुष की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तिवारी जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपने इनसाइट शेयर करने के लिए। सीधे चलता हूं, अपने पैनल को फिर से इंट्रोड्यूस करता हूं। सौरभ सिकदर मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर। शुभंकर सरकार मेरे साथ है, कांग्रेस के लीडर। शुभंकर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, फिर विवेक श्रीवास्तव जी के पास। दोनों के पास बहुत जरूरी सवाल है मेरे पास, और संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। सबसे पहले सरकार साहब, मैं आपके पास आऊंगा, शुभंकर जी, और मेरा सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने तो परसों एक पब्लिक मंच से यह आरोप लगाया कि कांग्रेस और लेफ्ट इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपने पूरे के पूरे वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ट्रांसफर करा दिए। तो क्या यह परिस्थिति भी है वहां पर? देखिए, पहला तो एक चीज बताना चाहता हूं, कोई एक डिबेट के अंदर में आधा घंटा बैठा रहेगा, दूसरी का भाषण सुनते रहेगा, अच्छा लगता नहीं है किसी को। मैं भी ऐसा भाषण देते रहे और मनोज जी सुनते रहे, अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी मैं बताता हूं दो चीज। जे ममता जी जो बोल रहा है उसका आंसर मेरे को देने का नहीं है, इसलिए जो ममता जी का राज को खत्म करने के लिए हम लोग का लड़ाई है। साथ साथ में मैं मनोज तिवारी जी को, बहुत सेलिब्रिटी है, उनको पूछना चाहता हूँ, मनोज जी, आपने सब कुछ बोला, आपका सब नेता ये टीएमसी का खिलाफ में बोल रहा था ये लोग करप्शन किया, ये जिसका बारे में करप्शन का बात था, जिन्होंने गुलाम रुपया ले रहे थे, उनको तो आपका पास जब आ गया उसका बारे में तो एक शब्द नहीं है। आपको यूट्यूब में लगा के पार्टी ऑफिस में जो आप स्कीम दिखाए थे वो भी तुरंत हटा दिया। और मैडम जो थे इधर, मैडम का सब मेरा पूछना है, ये मैडम का आवाज तब कहाँ गया था? तब हाथरस में एक लड़की का जो जिप कर दिया गया था, उसका सिर दड़ा तोड़ दिया गया था, उसको जला दिया गया था। वो सोनार बांग्ला ऐसे इनमें यूपी का माफी क्या? तो ये बात आज बंगाल का अंदर में जनता जानना चाहता है। आज बीजेपी, भाजपा ने हमेशा एक ट्वीट करना चाहता है। और रागी जी को मैं बोलना चाहता हूँ कांग्रेस के बारे में, माफ कीजिए, आपका जो लीडरशिप है वो इंग्रेज का सामने माफी मांग के, वो मुचलेखा दे के वो जेल से निकाला था। और सारा हिंदुस्तान जानते हैं कि आप लोग। आप ही के सवाल का जवाब ले लेता हूं मैं, आप ही के सवाल का जवाब सौरभ सिकदर से, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव के पास आऊंगा। सौरभ सिकदर जी, बताइए, जो हाथरस में आपने किया वैसा सोनार बांग्ला बनाएंगे? ये एक दलित बेटी को रात में जला दिया, ये कह रहे हैं सरकार साहब। मुश्किल है कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों अपना अस्तित्व बचाने का लड़ाई लड़ रहा है। अरे आप तो हाथरस बाद में जाना शुभंकर था, जब आपके स्टेट में कामदुनी में होता है, आपके स्टेट में राजगंज में होता है, आपके स्टेट में मालदा में होता है, सो रहे थे क्या? क्या किया है आपने ममता बनर्जी के खिलाफ? क्या किया है आपने? कौन सी आंदोलन खड़ा किया था? वो एक पत्र भाजपा था जो इसको सर्वभारतीय स्तर पर आपने क्या किया था? आपने क्या किया था? आपके बोलने अरे शिवेंदु को क्या किया था? यही कांग्रेसी कल्चर है, एक दूसरे के अंदर कूद पड़ते। आप जब बोल रहे थे आपको सुन रहा था मैं,
मैंने नहीं टोका, मैं भी टोक सकता था आपको, मैं भी टोक सकता था। और दूसरी बात है ना, बार बार बात मत कीजिए। ठीक है, मैं आप दोनों ने अपनी बातों को काउंटर किया। मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव के पास चलूंगा। विवेक श्रीवास्तव, ममता बनर्जी का आरोप है कि लेफ्ट तो इतना डरा हुआ है कि वो अपने वोट बीजेपी को सीधे ट्रांसफर करा देता है। ये परसों ही बोला है उन्होंने एक बड़े फंक्शन में। जी अच्छा, आपको मेरी शक्ल और मेरे वक्तव्य से पिछले इतने महीनों से आपके पास आ रहा हूं, लग रहा है कि हम बीजेपी के पक्ष में हैं खड़े। आपके लिए नहीं है, वो वेस्ट बंगाल के नेताओं के लिए बोल रही है। वो वेस्ट बंगाल के बीजेपी नेताओं के लिए बोल रही है, आपके लिए नहीं बोल रही है। नहीं, कोई कहीं नेता नहीं। आप सुन लीजिए भाई, केरल का वेस्ट बंगाल का सीपीएम अलग है, केरल का सीपीआई अलग है, आरएसपी अलग है, फॉरवर्ड ब्लॉक अलग है, सब जानते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर राजनीति है, सब जानते हैं। चौरसिया साहब, नहीं, लेफ्ट फ्रंट है, नहीं, बिल्कुल नहीं, नैरेटिव को मत बदलिए। लेफ्ट फ्रंट इकट्ठा लड़ता है, केरल में, बंगाल में, दिल्ली में, हर जगह लड़ता है। हारे जीते अलग बात, एजेंडा नहीं छोड़ते। ममता दीदी आपको नीचे उतार के रहेंगे और बीजेपी वालों को भी नहीं आने देंगे। सुन लीजिए, कांग्रेस और लेफ्ट आएगी। और दूसरी बात जो आप लोग नहीं आज मेंशन कर रहे हैं, फुरफुरा शरीफ से इंडियन सेकुलर पार्टी हमारे फ्रंट में आ चुकी है, यह भी सुन लीजिए आज। तो जितनी सेकुलर ताकतें हैं वो जुड़ेंगे इस फ्रंट के साथ। और मैंने कहा था आपके शो में कुछ दिनों पहले, तीसरा मोर्चा खड़ा होगा बंगाल में, जो सेकुलर होगा, ना हिंदू करेगा ना मुसलमान, और यही मोर्चा आएगा। सेकुलर का पार्ट। ठीक है, मैं इसी का जवाब बादल देवनाथ से लेता हूं। बादल देवनाथ जी, धमकी दे दी आपको विवेक श्रीवास्तव ने कि फुरफुरा शरीफ के मुस्लिम हमारे साथ में आ गए सब। बादल देवनाथ जी क्या कहेंगे? देखिए, विवेक जी को कुछ पता नहीं है। अब्बास सिद्दीकी मेरा छोटा भाई है, मैं उसके साथ संपर्क में हूँ। और अब्बास नया दल बनाए 1 महीना हुआ और उसका रजिस्ट्रेशन मिलने में 2 साल लग जाएगा, लेकिन ये लोग फ्रंट में चाह रहा है। तो कितना, देखिए इन लोगों का दिमाग कहां पर चला गया, जो जानते नहीं है पार्टी रजिस्ट्रेशन मिलने के लिए 2 साल लग जाता है। और उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा और हम इसको कह रहे हैं, मुस्लिम वोट के लिए हमारा न्योता है हर सेकुलर आदमी, हर सेकुलर दल बंगाल का जो हिंदू और मुसलमान की राजनीति से तंग हो चुका है, वो कांग्रेस और लेफ्ट को समर्थन दे। ये अपील है हमारी। छोड़ दीजिए, हर सेकुलर आदमी, हर सेकुलर नागरिक, बड़ा लीडर, हर सेकुलर मंच, हर सेकुलर दल, मैं छोटा आदमी हूं। मनोज जी कितना बड़ा लीडर है, 20 मिनट तक मनोज जी का बात मैंने सुना। और मनोज जी यहाँ पर बैठे पूरे बंगाल के बारे में, मैं ब्रेक के बाद सबके पास आ रहा हूँ। बादल देवनाथ जी, आपकी पूरी बात सुनूंगा और हर्ष पंडे को तैयार रखिएगा, नोएडा से मेरे दर्शक।